हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। और हाँ, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ रखा है, उसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार, लवण तथा गैस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कहा कि अभिलाक्षणिक जो गैस समीकरण PV = nRT जो होते हैं वो किस प्रकार के गैस के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये जो होते हैं आदर्श गैस के लिए उपयोग किए जाते हैं। किस गैस के लिए उपयोग किए जाते हैं? आदर्श गैस के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा कि गैसों के अनुनित सिद्धांत के आधार पर जो है इसमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसको हम देखते हैं। जैसा कि पहला ऑप्शन कहा कि गैस जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म और समरूप गुणों से निर्मित होते हैं, तो ये बात जो है सही है। फिर हम दूसरा ऑप्शन की तरफ देखते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है गैसीय अणुओं के मध्य सशक्त आकर्षण बल कार्य करता है, तो ये बात जो है गलत है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा असत्य कथन हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। इसमें जो नियम दिए गए हैं इसमें से देख कर बताना है कि कौन सा नियम गैस के नियम से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है हमको, जूल का नियम, ये गैस के नियम से संबंधित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है बॉयली का नाम ये भी गैस के लिए है, एवोगाड्रो का नियम जो होता है ये भी गैस के लिए होता है, और चार्ल्स का नियम जो होता है ये भी गैस के लिए होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में से कौन विसरित नहीं होगा। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए इसमें से देखकर बताना है कि कौन विसरित नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा होगा मेथी का पाउडर जो होगा वह विसरित नहीं होगा, क्योंकि बाकी सभी जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? विसरित हो जाएंगे। तो हमारा मेथी का पाउडर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन कहा कि विसरण के बारे में कौन से कथन इसमें सही नहीं है। इसमें जो भी कथन दिए गए हैं वो विसरण के बारे में कौन सा सही व्याख्या नहीं करता है। तो जैसा कि हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 कहा कि गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर डिपेंड करती है। नहीं, ये बात जो है बिल्कुल गलत है। तो यही बात जो है हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि बी ऑप्शन इसमें का बोला कि विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, ये बात क्या है? सही है। इसमें का ऑप्शन सी बोला कि गैसों के विसरण की दर जो होती है ठोस में द्रव की तुलना में अधिक होती है, ये भी बात सही है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। तो ये बात जितने भी दिए गए हैं बी, सी और डी में दिए गए हैं, यह सभी बात क्या है? सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि वह जो गैसों का विसरण होता है वह कणों की अवस्था पर निर्भर करता है, न कि आयतन पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहा कि गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुहाय बनाता है। तो इसमें कौन सा गुण जो होता है गैसों का सुहाय बनाता है? तो इसमें जो होता है संविट्यता का जो गुण होता है वो गैसों को सुहाय बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कहा कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस पे क्या हो जाएगा? डाल्टन का जो आंशिक सिद्धांत होता है दाब का वह इस पे लागू होगा, बाकी किसी समीकरण पे लागू नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन कहा कि जिस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको परम शून्य तापमान कहा जाता है। वो जो तापमान होता है उसे परम शून्य तापमान के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन कहा कि बॉयली के नियम के अनुसार इसमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है। इसमें तापमान पर दिए गए
किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो यही हमारा ऑप्शन जो है यह सही व्याख्या कर रहा है बॉयली के नियम को, मतलब बॉयल के जो नियम हैं इसी पर आधारित हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 10वां नंबर क्वेश्चन कहा कि 27 डिग्री तापमान पर किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। तो गैस का अंतिम तापमान क्या होगा, तो गैस का जो अंतिम तापमान होगा वह 327 डिग्री सेल्सियस होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन कहा कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, गैस की जो मात्रा होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 12 नंबर क्वेश्चन कहा कि एक आदर्श गैस का 4 ग्राम 54.6 केल्विन तथा 2 एटमॉस्फेरिक दबाव पर 5.6 मीटर क्यूब का परिमाण वॉल्यूम प्राप्त होता है, तो उसका आणविक भार कितना होगा। तो उसका आणविक भार जो होगा वह कितना होगा, वह आणविक भार जो होगा वह 16 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा, 16 के बराबर होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14वां नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस का भौतिक गुण है, इसमें जो भी दिए गए हैं इसमें कौन सा जो है भौतिक गुण को दर्शाता है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संपीड्यता, यह जो है गैस के भौतिक गुण को दर्शाने का कार्य करता है। हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है कि चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है। तो किसके किसके बीच जो है संबंध स्थापित करता है, तो दाब और आयतन के बीच संबंध स्थापित करता है। किसके किसके बीच करता है, दाब और आयतन के बीच। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन कहा कि ताप और दाब की समान स्थितियों में समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन गैसीय नियम को प्रदर्शित करता है। यह जो है गैसीय नियम को प्रदर्शित करता है। कौन से गैसीय नियम को प्रदर्शित करता है, तो यह जो है डाल्टन के नियम को प्रदर्शित करता है। किसके नियम को प्रदर्शित करता है, डाल्टन के नियम को प्रदर्शित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन कहा कि रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे को फूलना किस गैसीय नियम का व्यवहार होता है। तो ये जो होता है चार्ल्स नियम को दर्शाता है। किस नियम को दर्शाता है, चार्ल्स नियम को दर्शाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कहा कि एक स्थिर तापमान पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह कथन किस गैसीय नियम द्वारा व्यक्त किया गया है, तो बॉयल के नियम के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके नियम के द्वारा दर्शाया जाता है, यह हमारा बॉयल के नियम के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 20 नंबर क्वेश्चन कहा कि आदर्श गैसीय नियमों का किस सीमा तक पालन करती है। कौन सी सीमा जो होता है वहाँ तक ये पालन करने का काम करती है। तो आंशिक रूप तक जो सीमा होता है वहाँ तक ये पालन करने का कार्य करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कहा कि बॉयल, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त स्वरूप कहलाता है। संयुक्त स्वरूप क्या कहलाता है, तो संयुक्त स्वरूप जो होता है वो मिश्रित गैस नियम कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कहा कि स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका आयतन जो हो जाएगा वह कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयतन जो हो जाएगा वह कम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है। जो होता है ये गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं बनता है। तो यह जो होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा कि सभी एसिड के लिए आम तत्व डैश हैं। सभी एसिड के लिए जो आम तत्व हैं वो कौन से हैं, तो आम तत्व जो होता है वह
हाइड्रोजन होता है। कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या गलत है। इसमें दो कथन दिए गए हैं, इसमें देखकर बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। जैसा कि हमारा कथन नंबर 1 कहा कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका प्रयोग जब पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर तथा अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। फिर दूसरा हमारा कथन कहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। तो इन दोनों में जो हमारा कथन है वह सिर्फ कथन एक सही है, क्योंकि जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका उपयोग जो किया जाता है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है, जिस समय जो होता है सल्फर तथा सल्फर के द्वारा अन्य यौगिकों को हटाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहा कि कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वह क्या करता है? तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वह नीले लिटमस पेपर को रेड कर देता है, वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन कहा है कि प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। इसमें कौन सा जो कथन है वो प्रबल अम्ल के लिए गलत बताया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह राइट आंसर होगा, क्योंकि अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिसमें स्वाद में नमकीन होता है। यह बात गलत है, क्योंकि अम्ल जो होता है वह स्वाद में खट्टा होता है। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो क्या हैं? सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि एक सांद्र अम्ल को तनु के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक सांद्र अम्ल जो होता है उसे तनु करने के लिए हमें पानी में सांद्र अम्ल को डुबो देना चाहिए, पानी को सांद्र अम्ल के साथ मिश्रित कर देना चाहिए। तो हमारा जो हो जाएगा वह तनु हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डैश जो है सोना को घोल सकता है, तो एक एक्वारेजिया जो है सोना को घोल में बदल सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कहा कि आम्लिक के आधार पर कौन सा सही है। आम्लिक के आधार पर कहा गया जो बातें इसमें कौन सा सही दिखाया गया है। हमारा जो कहा तीसरा ऑप्शन कि प्रभावीकरण दर्शाता है, यह जो है निष्प्रभावीकरण को दर्शाता है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन कहा कि पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड H+ आयन देता है। इसमें देखकर बताना है कि कौन जो होता है वो घुलने के बाद H+ आयन का निर्माण करता है। तो हमारा एसिटिक एसिड जो होता है वह घुलने के बाद जो होता है कम से कम H आयन को देता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, CH3COOH। ठीक, कहा कि सभी एसिड सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है। सभी एसिड में कौन सा तत्व जो होता है वो सामान्य रूप से पाया जाता है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो सामान्य रूप से सभी एसिड में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या गलत नहीं है। तो ऑप्शन कथन नंबर 1 कहा कि एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है और वह H+ आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादित करता है, उदाहरण के लिए H2SO4 और HNO3। और फिर कथन बी जो कहा कि एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है और H+ आयनों की जो संख्या होती है वह कम उत्पादित करता है, उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल। फिर दूसरा H2CO3। तो इस टाइप्स के हमको ऑप्शंस दिए गए थे। तो हमारा जो है दोनों कथन सही है, दोनों कथन जो है सही रूप से दर्शाया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन जो हैं सही बताते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहा कि इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहा कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें अनऑक्सी अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कहा कि यदि हम धोवन सोडा की थोड़ी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं
तो हम क्या देखेंगे, तो हम पाएंगे कि जो है जैसे ही अभिक्रिया होगी तो CO2 गैस जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बुड़बुड़ाकर बाहर निकलने लगेगी, बुड़बुड़ाहट के साथ बाहर निकलने लगेगी। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 15 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। अम्ल के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है। तो पहला कथन की बात करते हैं। पहला कथन कहा कि यह जलीय तरल अवस्था में H+ आयन का निर्माण करता है, यह बात सही है। फिर दूसरा कहा कि यह स्वाद में कड़वा होता है, यह बात गलत है, क्योंकि जो अम्ल जो होता है वह स्वाद में खट्टा होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। इसमें जो दिया गया है ऑक्साइड, इसमें कौन सा अम्लीय नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वह अम्लीय नहीं होता है, सी होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोला कि अम्ल के संबंध में कौन सा कथन इसमें गलत दिखाया गया है। तो इसमें हम देखते हैं पहला ऑप्शंस की तरफ। ये कहा कि धातु अम्ल जो होते हैं वो धातु के ऑक्साइडों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल प्रदान करते हैं, तो ये बात जो है सही है। दूसरा कहा कि अम्ल जो है क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं, जिससे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है, तो ये बात जो है गलत है। ये बात क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें अम्ल जो होता है क्षार से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण जो होता है करता है, लेकिन यह अपघटन अभिक्रिया नहीं कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन कहा है कि एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। तो इसमें मौजूद अम्ल का जो भार होगा वह 210 ग्राम होगा। कितना होगा, 210 ग्राम होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। तो इसमें अम्ल का कौन सा एक गुण नहीं है, तो अम्ल जो होता है वह स्वाद में खट्टा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा गलत आंसर हो जाएगा। हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन कहा है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा हो जाता है। तो पट्टी का रंग जो होता है वह परिवर्तित नहीं होता है। कैसा नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 21वां नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षार नहीं है। इसमें देखकर बताना है कि कौन जो है क्षार नहीं है। तो बाकी इसमें सभी क्षार दिख रहे हैं, लेकिन C2H5OH जो है एथेनॉल जो है वह क्षार नहीं है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन कहा कि क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को डैश रंग में बदल देते हैं। किस रंग में बदल देते हैं, तो नीले रंग में बदल देते हैं। किस रंग में बदल देते हैं, नीले रंग में बदल देते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति में क्षारीय होता है। इसमें जो दिए गए हैं उसमें से देखकर बताना है कि कौन प्रकृति में क्षारीय रूप में पाया जाता है। जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वह प्रकृति में क्षारीय रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। और नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में विषम की पहचान करें। इसमें कौन विषम है, तो इसमें जो है जिंक हाइड्रोक्साइड जो है यह विषम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ ZnA2 वह सबसे अलग है। 25 नंबर क्वेश्चन बोला कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य रूप से भिन्न है, जो अन्य सभी से भिन्न है। तो हमारा जो हो जाएगा यहाँ अल्युमिनियम ऑक्साइड जो हो जाएगा वह अन्य सभी से भिन्न हो जाएगा, Al2O3। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। इसमें कौन सा कथन जो है वो गलत दिखाया गया है। तो इसमें कथन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कथन कहा कि फिनोल्फ्थालीन जो होता है साबुन के घोल में घुलकर गुलाबी बन जाता है, तो ये बात जो है सही है। फिर दूसरा कहा कि ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ये भी बात सही है। फिर तीसरा कहा कि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ये भी बात सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी ही क्या है, गलत है। कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, यह इसके कारण नहीं होता है, यह OH आयन के
कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 27 नंबर क्वेश्चन कहा कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के डैश अनुपात में मिश्रित होने से एक्वारेजिया कहलाता है। तो यह हमारा जो होता है 1:3 में मिश्रित रहता है तब एक्वारेजिया का नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पानी में घोलने पर H- आयन का निर्माण करता है। इसमें कौन सा जो होता है वो H- आयन का निर्माण करता है। तो एसिटिक अम्ल जो होता है वह घोलने पर H- आयन का निर्माण करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो कथन नंबर 1 बोला कि एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों की बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में उत्पादित करता है। तो उदाहरण के लिए C3 CH3 OH H2CO3 और H2SO4। एक अम्ल दूसरा कथन बोला कि एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है और H+ आयनों की कम मात्रा उत्पादित करता है। उदाहरण के लिए Cl H2SO4 और HNO3 दिया गया है। इसमें देखकर बताना है कि इसमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है, कौन सा कथन जो है असत्य है। तो यहाँ जो है दोनों कथन ही असत्य हैं, क्योंकि हमने ऊपर में अभी बताया था कि क्योंकि CH3COH जो होता है वह कम से कम मात्रा में आयनित होता है और कम से कम H+ आयन का निर्माण करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन असत्य हैं। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है। इसमें कौन सा कथन जो है अम्ल के बारे में सही नहीं दिखाया गया है। पहला ऑप्शन की तरफ देखते हैं। पहला ऑप्शन कहा कि यह स्वाद में खट्टे होते हैं, यह बात सही है। दूसरा बोला कि यह H2CO2 तथा लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं तथा बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करते हैं, यह भी बात सही है। फिर हम तीसरे ऑप्शंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये कहा कि एसिड प्लस बेस जो होता है वो उदासीनीकरण धीमा उदासीनीकरण अभिक्रिया के साथ हाइड्रोजन तथा सल्ट का निर्माण करता है। तो यहाँ धीमा उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है वह नहीं होती, यहाँ काफ़ी तेज़ी के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्षार का गुण नहीं है। तो इसमें कौन सा गुण क्षार के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। पहला ऑप्शन की तरफ देखते हैं। पहला ऑप्शन कहा कि अम्ल जो होते हैं प्रतिक्रिया कर उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं, यह बात जो है सही है। फिर जो है वे लाल लिटमस पत्र को नीले कर देते हैं, यह भी बात क्या है सही है। वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यह बात गलत है, क्योंकि नीले लिटमस को लाल जो होता है वह एसिड करता है, मतलब अम्ल करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन बोला कि क्षार के संबंध में कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो कहा कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यह बात सही है क्षार। फिर दूसरा यह जलीय तथा द्रव्य विलयनों में OH आयन का निर्माण करता है, यह भी बात सही है। फिर यह स्वाद कसैला होता है, यह भी बात यह सही है। फिर अगला जो है यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह बात गलत है, क्योंकि जो हमारा क्षार होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ना कि नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। यह सिर्फ नीले लिटमस पत्र को लाल वह अम्ल करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 33 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है। इसमें कौन सा कथन जो है क्षार के संबंध में सही नहीं है। तो क्षार इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्वाद में जो होते हैं क्षार कड़वे होते हैं, कसैले होते हैं, ना कि स्वाद में खट्टे होते हैं। सिर्फ अम्ल ही होता है जो स्वाद में खट्टा होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में कौन सा जो है क्षार का गुण नहीं है। तो यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यह बात सही है। यह पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, तो यह बात जो है गलत है, क्योंकि यह पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है। यह पानी में जो होता है H2 गैस उत्पन्न करता है। कौन सा क्या उत्पन्न करता है? H2 गैस उत्पन्न करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो कौन देखकर बताना है कि कौन सा विकल्प जो है अन्य विकल्पों की तुलना में भिन्न है। तो हमारा ऑप्शन नंबर
बी जो है वह राइट नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला ही इसका गलत दिख रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। और कथन नंबर 1 बोला कि एक क्षार पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है और वह OH प्लस आयनों OH माइनस आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादित करता है, जैसे NaOH KOH। फिर कथन नंबर 2 कहा कि एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है और OH माइनस आयनों का कम मात्रा में उत्पादित करता है, जैसे KOH। कथन एक ही है जो सिर्फ सही है, यहाँ कथन बी जो है वह गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन कहा कि इनमें से क्या क्षार है, इसमें देखकर बताना कि कौन सा जो है क्षार है। तो इसमें NaOH जो है वह क्षार है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में क्षार के गुणों में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है क्षार जो होता है वह लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, ना कि नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का है कि एक सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को जो होता है वह क्षार प्लस अम्ल जो होता है वह निर्माण उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण प्लस जल का निर्माण करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट हो जाएगा। कोई 40 नंबर क्वेश्चन बोला कि NaCl किसका रासायनिक सूत्र होता है। NaCl जो है एक साधारण नमक होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन कहा कि बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो बर्फ को पिघलाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, अर्थात साधारण नमक का उपयोग करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत। 42 नंबर क्वेश्चन बोला कि एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होता है लवण तथा जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन बोला कि जब एक एसिड धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में डैश और डैश प्राप्त होते हैं। तो उत्पाद के रूप में जो होते हैं वह लवण तथा जल बनते हैं। क्या बनते हैं, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन बोला कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसका उपयोग किया जाता है। नमक के लिए जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया करवाते हैं, तब हमें सोडियम क्लोराइड जिसे साधारण नमक प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 45 नंबर क्वेश्चन बोला कि उस लवण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है जिसके द्वारा जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। तो जलीय विलयन का pH मान जो होता है वो 7 से कम किसके लिए होता है, अमोनियम क्लोराइड के लिए होता है। किसके लिए होता है, अमोनियम क्लोराइड के लिए होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन बोला कि अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन लवण जो है अम्लीय है। इसमें कौन सा लवण जो है अम्लीय है। तो इसमें हमारा मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वह एक अम्लीय लवण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 48 नंबर क्वेश्चन बोला NaCl एक लवण है जो बताता है। NaCl एक लवण है जो क्या बताता है, NaCl एक लवण है जो एक तीव्र अम्ल और एक तीव्र क्षार से बनाया जाता है। एक तीव्र अम्ल और एक तीव्र क्षार के द्वारा बना हुआ होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है। खाने का नमक जो NaCl होता है वह एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार के द्वारा बना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 50 नंबर क्वेश्चन बोला कि खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम होता है वह सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।